हाय एवरीवन। इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंडोक्राइन सिस्टम। और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले आता है ग्रोथ हार्मोन, विच इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन। सोमा वर्ड यूज किया जाता है बॉडी के लिए। ट्रोफिन, ट्रॉफी इज यूज फॉर ग्रोथ। तो ऐसा हार्मोन जो बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ करवा दे, वो है ग्रोथ हार्मोन। पर जैसा कि आपको पता है, इंडस्ट्री का गुंडा एक ही होता है और यहाँ पे वो है एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ही आएंगी कि ग्रोथ हार्मोन बना दो और फिर तभी डील होगी। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं नोन एज सोमैटोट्रॉफ्स। जैसा काम वैसा ही नाम, सोमैटोट्रॉफी करवाएगा, इसलिए सोमैटोट्रॉफ बोल देंगे सेल को। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? एसिडोफिल, क्योंकि एसिडिक स्टेन ले लेते हैं। ये डब्ल्यूबीसी वाले एसिडोफिल्स नहीं है, कंफ्यूज मत होना कोई। और ये ग्रोथ हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं। और है क्या बेसिकली ग्रोथ हार्मोन कॉम्पोजिशन वाइज? प्रोटीन बेस्ड है ना। अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड है, पर चेन कैसी होगी? सिंगल। जैसा कि हमें पता है ये एनाबॉलिज्म कर रहा है, ग्रोथ करवा रहा है। मतलब एना कुछ आना तो बनना, जैसे प्रोटीन से मसल की ग्रोथ होना, बोन्स की ग्रोथ, ऐसे सारे पार्ट्स की ग्रोथ के फेजेस की बात कर रहे हैं। फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिक रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब कितना मसल मास होना चाहिए, फैट मास होना चाहिए, बॉडी वाटर कितना होना चाहिए, वो सब की कॉम्पोजिशन, सारे लेवल्स को मेंटेन करना। और ग्रोथ हार्मोन अगर टाइप की बात करें कि कैसा हार्मोन है, मेम्ब्रेन पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वाले होते हैं और कुछ मेम्ब्रेन रिसेप्टर हार्मोन्स होते हैं ना। और स्पीशीज स्पेसिफिक क्यों लिखा है? क्योंकि हर स्पीशीज में ग्रोथ हार्मोन का स्ट्रक्चर वेरी करता है। इसकी सेक्रीशन कब होती है? ऑब्वियसली फीटस भी तो ग्रो ही करेगा ना। जैसे सबसे पहले तो एक सेल की फॉर्म में ही होता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है, तो सेक्रीशन फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है और फिर चाइल्डहुड में इंक्रीज करने लग जाती है। और पीक टाइम, इसका प्राइम टाइम क्या है? प्यूबर्टी, जब मेनली बोन्स की हाइट इंडिविजुअल की डिसाइड होनी होती है। एंड विद एज ये प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे एज बढ़ती रहती है और ग्रोथ होनी कम होती रहती है, फिर एक टाइम तक रुक जाती है। जैसे बोन्स में ग्रोथ नहीं होती तो हाइट नहीं बढ़ती। एपिफाइजियल प्लेट क्लोज हो जाती है ना, जैसे जनरल एनाटॉमी में हमने पढ़ा था। और इसका सिक्रीशन कैसा होता है? बेसिकली पल्सेटाइल। ऐसा नहीं है कि एक साथ निकलता रहेगा, मतलब धीरे धीरे, जैसे हार्ट बीट करता है ना इन सर्टेन इंटरवल्स पर, वैसे ही इसका धीरे धीरे सिक्रीशन होगा, लगातार नहीं होगा। एंड एग्जिबिट्स सर्केडियन रिदम। स्लीप के टाइम पे मैक्सिमम इसको चांस मिल जाता है सिक्रीशन का। जैसे ही रात होती है तो सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं, और जब स्लीप डीप होगी तो हमें अच्छी स्लीप लेनी चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, सेक्रीशन को कौन कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। स्टमक में एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, वो कंट्रोल करेगा। एंड इसका फीडबैक रेगुलेशन भी होगा। सेक्रीशन को यहाँ पे दो हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे हैं, दोनों ही हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि सोमैटोट्रॉफ सेल से ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को
पॉजिटिव फीडबैक टाइप देता है या फिर प्रमोट करता है। वेयर एज इसका ऑपोजिट सोमैटोस्टैटिन जो है ये प्रमोट कर रहा था और सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करेगा। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है। सोमा मैंने बताया था बॉडी, स्टैटिन, स्टैटिन से याद आ रहा है हमें स्टैटिक, मतलब रुकवा देगा ग्रोथ को, स्टैटिक। और सप्रेशन क्यों जरूरी है? ताकि एक्सेस में सिक्रीशन ना हो जाए, और एक्सेस में सिक्रीशन होता है तो हमें पता है कि जाइगेंटिज्म कॉज हो जाता है ना। ये अभी आगे आएगा स्लाइड्स पे। So there is a rhythmic interplay between GnRH and somatostatin levels, और इसी से ये पल्सेटाइल पैटर्न जनरेट होता है। तो कभी कोई एक्ट करेगा, कभी कोई। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मतलब इतने अमाउंट पे इस इंटरवल पे निकलेगा। और ग्रेलिन का क्या रोल होता है? ग्रेलिन क्या है? ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन बेस्ड है। और कहाँ से सिक्रीट होता है ये? इट इज सिक्रीटेड बाय द स्टमक। सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है, मतलब इसको हेल्प करता है वो जीएनआरएच को टू स्टिमुलेट द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इन मील रिलेटेड ग्रोथ हार्मोन रिलीज्ड। खाना खाने के बाद ग्रेलिन इसको प्रमोट करेगा। फीडबैक रेगुलेशन पे आए तो बेसिकली सोमैटोस्टैटिन काम कैसे कर रहा है, उसको कब पता लगेगा कि सिक्रीट कब होना है? तो वो भी अपने दुश्मन को ही सपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? ग्रोथ हार्मोन ही कर रहा है। एक्चुअली में बॉडी का तो फायदा ही है। ये क्या कहेगा लिवर को कि भाई मैं ज्यादा सिक्रीट हो रहा हूँ, तुम क्या करो, इंसुलिन जैसा एक ग्रोथ फैक्टर बनाओ जिसका काम ना इंसुलिन जैसा हो। इंसुलिन तो हमें पता ही है क्या करता है, सप्रेशन करवा देता है ना हाइपोग्लाइसीमिया में, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया को प्रमोट करता है हाइपरग्लाइसीमिया के केस में, है ना। तो ये नेगेटिव फीडबैक है एक तरह का, उसको रोकने के लिए कि बहुत हुई अच्छाई, बहुत तुमने ग्रोथ करवा ली, रोको अब इसे। अब कहाँ कहाँ से? हाइपोथैलेमस पे भी और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों के पास सिग्नल जाएगा। और जीएनआरएच ग्रोथ हार्मोन, जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का सिंथेसिस तो रुक जाएगा। और अब क्या होगा? सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन स्टिमुलेट हो जाएगा। और किसके सिक्रीशन के थ्रू? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, IGF-1। IGF-1 प्रोड्यूस कहाँ हो रहा था? लिवर में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट्स या तो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू ये रेगुलेट हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रोथ हार्मोन अपने टारगेट सेल्स पर एक्शन दिखाता है। मतलब उससे कैसे पता होगा कि कहाँ पर ग्रोथ करवानी है? तो ये मैकेनिज्म के थ्रू होता है सब। एक्चुअली सेल की सरफेस पे ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रोथ हार्मोन उन्हीं पे बाइंड करेगा। दिस इज एन इंट्रासेल्युलर सिग्नल, विद इन द सेल ही सिग्नल, सेल के अंदर ही रिसेप्टर्स हैं और वहीं से सिग्नल जा रहा है कि ग्रोथ हार्मोन आओ और जोड़ो। और इसे जैक स्टैट पाथवे बोलते हैं। ये नाम क्यों आया? क्योंकि जेनस काइनेज एंजाइम है। जेनस काइनेज, ये एंजाइम क्या करती है? फॉस्फोराइलेटिव इन नेचर है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगी, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन करवा रही है ये एंजाइम। इससे क्या होगा कि स्टैट, स्टैट मतलब एक प्रोटीन्स है बेसिकली जो रिसेप्टर्स से जुड़े होते हैं, और फिर ये एक्टिवेट होके न्यूक्लियस के अंदर ही ये डाइमर बना लेंगे,
जेनस काइनेज एंजाइम ने क्या किया, फॉस्फेट ऐड किया सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप। फॉस्फेट ऐड होने के बाद सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स थे उनसे प्रोटीन भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये था सेल और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स थे। जैक स्टैट पाथवे का एक्टिवेशन हो रहा है अब। तो यहाँ पर सेल में जेनस काइनेज एंजाइम के थ्रू फॉस्फेट और प्रोटीन का अटैचमेंट हो जाएगा। और प्रोटीन से ही हमें क्या बताया है कि होता है ट्रांसक्रिप्शन। सो एज वी ऑल नो, डीएनए से एमआरएनए एंड फर्दर प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन्स जो बाइंड कर रहे थे ना, ये कैसे आए, वो एंजाइम के थ्रू प्रोटीन्स का एडिशन हुआ। और प्रोटीन्स का हमें पता है ग्रोथ में रोल होता है, प्रोटीन्स ही ग्रोथ करवाएंगे, है ना। तो प्रोटीन्स ऐसे बने। सो ऐसा याद रख सकते हैं कि सेल को प्रोटीन चाहिए, पर उसका मांगने का तरीका थोड़ा अलग है। सेल क्या करता है कि उसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू वो मैसेज भेजता है इनडायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन को कि भाई तेरा प्रोटीन, तेरा डिलीवरी बॉय नहीं आया। कौन है डिलीवरी बॉय? जैक। यार जैक आया नहीं, मेरे को तो प्रोटीन बनवाना था, तो उसको बोलो यार फॉस्फेट लेके आए ताकि मैं आसानी से अपनी ग्रोथ करवा पाऊँ। तो ये पूरी इनकी बातचीत थी, कॉन्ट्रैक्ट था। सो हुआ क्या एग्जैक्टली, जैसे ही जैक फॉस्फेट लेके आया ना, तो स्टैट भी एक ना मैसेज मैसेज भेज रहा था कि यार अच्छा फॉस्फेट आ गया, अब मैं एक्टिवेट हो जाता हूँ। तो जैक और स्टैट अब आपस में कंबाइन कर लेंगे कि तू फॉस्फेट लेके आया, अच्छा ये मैसेज मैं रिसीव कर लेता हूँ। तो अब मैसेज कंबाइंड है तो वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर का ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस। तो दिमाग में जाएगा अच्छा आ गया फॉस्फेट। तो अब न्यूक्लियस में हमें पता है क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए अब क्या करेगा वहां पे ही, वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो डीएनए से अब एमआरएनए बन जाएगा एंड देन फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें सेल को प्रोडक्ट मिल जाएगा। और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो बनाएगा कैसे? भाई सेल के पास खुद की फैक्ट्री है, वो क्यों डायरेक्टली प्रोटीन मांगेगा, वो फॉस्फेट मांगता है बस, क्योंकि उसके पास फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्या है, राइबोसोम्स। और इनडायरेक्ट तो हमने देख ही लिया था, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन जो था, आईजीएफ 1, कहाँ बन रहा था ये, लिवर में और कुछ टिश्यूज में, है ना। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 सोमेटोस्टेटिन को स्टिमुलेट कर रहा था। अब टॉपिक है एक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी, और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी, एज वेल एज ये मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट है रोल इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन का हमें बताइए एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, प्रोटीन इसने बनवाया था, पूरी स्टोरी हमने देख ली थी, है ना। क्या होता है कि अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट जो है सेल मेम्ब्रेन में, वो इंक्रीज कर जाता है, तभी ट्रांसक्रिप्शन हो पाती है। ट्रांसक्रिप्शन चाहिए तो फटाफट सारे कंपोनेंट्स को काम करना पड़ेगा, और ट्रांसलेशन से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस फाइनली हो जाएगा। अब ये देखो, ये सब प्रोटीन का, नए प्रोटीन का एनर्जी के लिए प्रोडक्शन तो चल रहा है, बट जो एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स है ना, उनका साथ में मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन भी हो रहा होता है, कैटाबॉलिज्म, काटना। तो एग्जिस्टिंग है उनको कट करके उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो साथ में एनर्जी डिराइव भी हो रही है और ग्रोथ एक साथ चल रहे होते हैं।
सो इससे रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, और मसल मास और सॉफ्ट टिश्यूज की ग्रोथ हो रही होती है। मसल मास कम कब होने लग जाता है, जब डाइट अच्छी ना हो, जितना वर्कआउट है, कैलोरी डेफिशिट जब क्रिएट हो जाए, काम ज्यादा कर रहे हैं बट खा कम रहे हैं, तो नेगेटिव कहेंगे नाइट्रोजन बैलेंस को। बट इस केस में अगर सब कुछ परफेक्टली हो रहा है तो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, मतलब ऐसा है कि इंक्रीज टाइप में, पॉजिटिव तभी है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अब ग्रोथ हार्मोन का इंसुलिन से ऑपोजिट इफेक्ट होता है। दैट मीन्स इट इज डायबिटोजेनिक। ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को राइज करवाता है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, इंसुलिन से ऑपोजिट क्यों, इंसुलिन को काम करने से रोक रहा है। कि क्या कर रहा है कि इंसुलिन क्या बताया हमें कि सेल्स को, मतलब इसे सैलरी दे रहा था, जैसे हमने बात करी थी, है ना। तो डिक्रीज कर रहा है ये कि भाई ग्लूकोज यहाँ तक ना पहुंचाए, टिश्यू या स्केलेटल मसल तक या एडिपोज टिश्यू तक। और बट साथ में ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका ऑपोजिट है ना, जो कल हमने बात करी थी, तो ये उसको भी प्रमोट कर रहा है। इंसुलिन की रेजिस्ट सेंसिटिविटी उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो कौन से टाइप की डायबिटीज में हो रही थी, टाइप 2 डायबिटीज में। तो मेनली इसी का ही रोल होता है, सेंसिटिविटी होती है कि सेल्स सेंसिटिव हो जाते हैं इंसुलिन के, फिर वो कहते हैं अच्छा ये क्या है, रेजिस्टेंस धीरे धीरे वो शो करने लग जाते हैं, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, और एक्सेस ग्रोथ हार्मोन्स का रिलीज कैन लीड टू डायबिटीज मेलाइटस। ग्रोथ हार्मोन साथ ही साथ लिपिड्स के ब्रेकडाउन, लाइपोलाइसिस को भी प्रमोट करता है, जिससे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, कीटोन बॉडीज, ये सब लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से बात करी थी, राइट। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एडिपोज टिश्यू में लाइपोलाइसिस होता है, फिर कीटोन बॉडीज जो जनरेट हुई थी, है ना, लिवर में, फिर वो स्ट्रीम में एंटर कर रही थी, जिसमें टाइप 1 में कीटोन्यूरिया जो था, इंक्रीज ब्रेकडाउन हो रहा है ट्राइग्लिसराइड्स का, जिससे फ्री फैटी एसिड सर्कुलेशन में ब्लड में एंटर करके फिर वो लिवर में जा रहे थे, है ना। सो फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इससे एनर्जी अब बॉडी डिराइव कर लेगी, और ग्लूकोज और प्रोटीन कंजर्व रहेंगे, कंजर्व रहने भी चाहिए ताकि प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन ना हो, है ना। अगर एक्सेस में होता है ये ब्रेकडाउन, तो फैट मेटाबॉलिज्म में मे लीड टू कीटोसिस, कीटोसिस ये सब लास्ट वीडियो से रिलेटेड है पूरी स्लाइड। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर ही रहेगा क्या, कैल्शियम फॉस्फेट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोन, जिसकी वजह से ही बोन्स मिनरलाइज होती हैं। इट एनहांसेस द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड reduces its urinary excretion। कैल्शियम इंटेस्टाइन में इसको एब्जॉर्ब करवाएगा ग्रोथ हार्मोन, और यूरिन में निकालने से रोकेगा। तो मतलब बोन्स को की ग्रोथ करवा रहा है, ग्रोथ करवानी है तो कैल्शियम चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग रखनी है अगर बोन्स, तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और फिर बोन्स में जाए, और एक्सक्रीशन को रोकेगा कि भाई वेस्ट ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए। एब्जॉर्प्शन प्रमोट, एक्सक्रीशन स्टॉप। और क्या कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, सोडियम, पोटेशियम और वाटर, इनकी रिटेंशन इंक्रीज कर रहा है, बॉडी में ज्यादा टाइम तक सोडियम और पोटेशियम रहेगा, और वाटर लेवल्स भी मेंटेन होंगे। अब इसका क्या इफेक्ट होता है,
कि अगर वाटर ज्यादा है ईसीएफ में, जैसे ब्लड वाटर प्लाज्मा का कंपोनेंट है ना वाटर, तो इंक्रीज रहेगा। और जैसे कि हम लास्ट वीडियो में था, इंक्रीज वाटर है तो उससे ये इफेक्ट नहीं जाएगा ना पॉलीडिप्सिया का। जैसे पॉली यूरिया वॉज लीडिंग टू पॉलीडिप्सिया, वाटर कम हो जा रहा था जिस वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही थी। वाटर ये मेंटेन करके रखेगा बॉडी में, तो क्यों होगा डायबिटीज मेलाइटिस, है ना। एक तरफ से ये इस तरीके से डायबिटीज मेलाइटिस को प्रमोट भी कर रहा था, पर यहाँ पे खुद का ही ऑपोजिट रोल आ गया कि वाटर को रिटेन करके रख रहे हैं। और सोडियम और पोटेशियम तो हमें बताइए उनके ये कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, सारे रिसेप्टर्स वगैरह ये सब नर्व मसल फिजियोलॉजी में आ जाता है ना। अब इसके ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ही मीडिएट करते हैं ये सब। बच्चों में और एडोलेसेंट्स में ग्रोथ हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स कौन से होते हैं? कॉन्ड्रो रेफर्स टू कार्टिलेज, साइट्स का मतलब होता है सेल्स, तो कार्टिलेज वाले सेल्स। और एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट जो होती है ना, जनरल एनाटॉमी में बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो एपिफाइसियल प्लेट होती है ना। डायफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, वो तीन जो पार्ट्स है। तो जो बीच में एक एपिफाइसियल प्लेट थी जो मतलब विद एज बंद हो जाती है ना, हार्डन हो जाती है, इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो इससे लीनियर ग्रोथ, हाइट बढ़ती है, लेंथ बढ़ जाती है ना बोन की, तो जिससे हाइट भी इंक्रीज होगी। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? फंक्शन असाइन करवाना। ग्रोथ हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट को कहेगा। ब्लास्ट कब यूज होता है? जब ऑस्टियो, ऑस्टियो रेफर्स टू बोन, ब्लास्ट मतलब इमेच्योर सेल, जैसे एरिथ्रोब्लास्ट भी इमेच्योर थे एरिथ्रोपोइसिस वाली साइकिल में। इमेच्योर से इसको कहते हैं भाई मैच्योर बन, काम कर थोड़ा। और बोन के मैट्रिक्स में भी इनकी कैल्शियम और ये सब सेल्स की डिपोजिशन करवाता है। और जो मैं एपिफाइजियल प्लेट का क्लोजर बोल रहा था, उसके बाद ये नहीं हो पाता है ना। सो आफ्टर एपिफाइजियल क्लोजर जब प्लेट बंद होगी तो हाइट नहीं बढ़ती है, सर्टेन एज तक ही बढ़ती है। बट कंटिन्यू इसके बाद भी अगर ये हाइट को नहीं बढ़वा रहा है, इसके बाद भी ये क्या करवा रहा है? एपोजिशनल ग्रोथ। एपोजिशनल ग्रोथ क्या होता है? जैसे पहले तो लेंथ बढ़वा रहा था ना, पर कोई अगर मोटा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, बोन की विड्थ को बढ़वा सकता है बेबी। हाइट नहीं बढ़ेगी जिससे, बट कोई विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। और बोन्स की थिकनिंग भी, जैसे बाई चांस किसी को फ्रैक्चर हो गया और बोन्स को दोबारा बनवाना है, तो तब भी तो ये एक्ट करेगा ही ना, थिक करेगा बोन को। ऑल्सो प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड मसल्स और विसरल ऑर्गन्स। सो बॉडी साइज तब भी इंक्रीज करता है, यू शुड नो दिस, कि हाइट नहीं बढ़ती बट ऑब्वियसली ये बाकी ग्रोथ तो होती रहती है। रोल इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। चाहे लाइफ का कोई भी फेज हो, ग्रोथ नहीं रुकती। चाहे हम इंटेलेक्चुअली बात करें, कभी भी कोई लर्निंग जैसे नहीं रुकती, वैसे ही ग्रोथ भी नहीं रुकती। इन अ वे कि ऑर्गन ग्रोथ, बोन वेट, ये सब तो हो रही है, बट विद एज ऐसा होता है ना कि हम ज्यादा सीख नहीं पाते। जैसे एज बढ़ जाए किसी की, तो रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं, मतलब माइंड में पूरा सैचुरेट हो जाता है। तो ऐसा पॉइंट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब बच्चे होते हैं, ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल अपने फंक्शंस करता है। प्यूबर्टी में ये सेक्स हार्मोन्स पीक पे होते हैं, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हाई होते हैं एज कम्पेयर टू एस्ट्रोजन, एंड एस्ट्रोजन फीमेल्स में हाई होता है एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन। तो ये सब इसको हेल्प करते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ हार्मोन इनके साथ सिनर्जिस्टिक इसको ही हेल्प कर रहा है। बट एडल्ट्स में लीनियर ग्रोथ केस बन जाता है, मतलब ऐसा ग्राफ मान लो कि धीरे धीरे पहले तो बढ़ रही है, फिर रुक गई एक लेवल तक, बट थोड़ी 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 इंक्रीज होगी, जैसे मसल मास, बोन डेंसिटी
और बोन डेंसिटी विद एज, जैसे एस्ट्रोजन नहीं काम कर पा रहा तो ऑस्टियोपोरोसिस भी चांसेस बढ़ जाते हैं ना, तो ये सब इनका एक साथ ही होता है रोल। अब डिसऑर्डर्स मतलब कम सिक्रीट हो रहा है या ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, मतलब एक बेसलाइन होती है ना, जैसे इतना ही सिक्रीट होना चाहिए, अब उससे कम या ज्यादा हुआ तो दिक्कत है। तो पहले हाइपर सेक्रीशन, अगर ज्यादा सेक्रीट हो जाता है ग्रोथ हार्मोन, हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कब, पर ये किसमें अभी बात कर रहे हैं हम, बच्चों में। तो एपिफाइजियल प्लेट अभी क्लोज नहीं हुई है, ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। तो जिससे लीनियर ग्रोथ, एकदम से टॉल स्टेचर, हाइट लंबी हो जाएगी काफी ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा, तो क्या बोलेंगे, जियान है अब। बट हाइपर सेक्रीशन क्या ऐसा हो सकता है कि एपिफाइजियल प्लेट जो है उसके बंद होने के बाद, मतलब एडल्ट्स में भी हो, बिल्कुल हो सकती है। और ये हमने पढ़ा भी हुआ है 11th-12th में कि एक्रोमेगेली बोलते हैं उसे, है ना। मेगा एज इन लार्ज, characterized by large hands, feet, jaw, soft tissues। इसमें स्किन थिक होती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे डायबिटीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा था ना कि डायबिटीज को प्रमोट करने वाला हार्मोन है, बहुत ज्यादा ही सिक्रीट हो रहा है तो फिर तो हो ही जाएगा, और बीपी भी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन प्रोलॉन्ग स्टेट तक। प्रोग्नाथिज्म क्या है कि नीचे से ऐसे फेस जो हो रहा है ना, कि नीचे वाली जॉ देखो ऐसे ज्यादा चौड़ी हो रही है, जॉ लाइन नहीं है, ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसकी हाइपर ग्रोथ हो रही है। क्या है, फोरहेड लार्ज होता है ऐसे इंडिविजुअल्स का, जब बोन क्लोज होने के बाद भी ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो नोज भी इनलार्ज होएगी, टंग, ये सब। अब इसका ऑपोजिट केस, कि अगर ग्रोथ हार्मोन हाइपो, हाइपो में नाम में तो ऐसा लगता है बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हैं, बट होता है नहीं ऐसा। हाइपो मतलब कम, कम हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी ही हो रही है, जितने लेवल तक होना चाहिए उससे भी कम हो रहा है। और अगर चाइल्डहुड में ऐसा हो रहा है तो हाइट कम रह जाएगी, ड्वार्फ हो जाएगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा उसमें, उसका उल्टा। बट इसके साथ साथ जिन नॉर्मल, कई लोगों की हाइट कम होती है और कुछ होते हैं ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स में क्या होता है कि बिल्कुल ही स्केलेटल मैच्योरेशन नहीं है अभी, उसमें डिले आ गया, तो सही से चलने वगैरह में भी कई बार दिक्कत हो सकती है, आवाज स्पेसिफिक हो सकती है क्योंकि मैच्योर नहीं है ना, बट ब्रेन डेवलपमेंट ठीक होती है। अगर एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो मसल मास एकदम से कम रह जाता है, डिक्रीज्ड मसल मास, और फैट का डेपोजिशन बढ़ जाता है, एंड रिड्यूस फिजिकल परफॉर्मेंस। कुछ और कंडीशंस जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स से रिलेटेड, वो है लैरोडॉर्फिज्म। इसमें ग्रोथ हार्मोन की रेजिस्टेंस हो जाती है, क्यों, क्योंकि जैसे जो सेल के अंदर के ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स मैंने बताया था ना, वो थे, ग्रोथ करवा रहे थे, ग्रोथ हार्मोन को सिग्नल भेज रहे थे, बट वो जा नहीं पाएगा सही से मैसेज। जैसे पहले मान लो सेल से उस तक जा रहा था सिग्नल, डबल टिक आ रहा था, अब ये सिंगल टिक ही आया, बस उसने मैसेज नहीं भेजा, तो वो भी क्यों काम करेगा, तो रिसेप्टर ही नहीं है ढंग से, खराब है, तो IGF-1 भी लो हो जाएगा। बट ग्रोथ हार्मोन के लेवल तो है तो ज्यादा, पर वो पहुंच नहीं पा रहा। जैसे आपने किसी को मैसेज तो कर दिया, बट उसका ही इंटरनेट ऑफ है या कहीं वो एयरप्लेन मोड पे है फोन, तो सही से पहुंच नहीं पाएगा ना, ये वैसे ही केस है। यूज इन थेराप्यूटिक्स, जैसे ड्रग्स वगैरह ट्रीटमेंट, तो ग्रोथ हार्मोन का ना एक रिकॉम्बिनेंट फॉर्म भी आने लग गया था कुछ साल पहले ही, जिससे हार्मोन की ये डेफिशिएंसी ट्रीट कर देते हैं। जैसे ग्रोथ कई केसेस में रिटार्डेड रह जाए ना, तो जैसे
रीनल फेलियर हो किसी को या टर्नर सिंड्रोम हो तो ये देते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आ रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात होगी, अब पोस्टीरियर साइड जो है पिट्यूटरी की उसके डिसऑर्डर में शिहान्स सिंड्रोम। अब ये जो डिजीज है इसके नाम में ही शी आ रहा है, तो ऐसे याद रख लेना, शी से ये फीमेल्स में हो रहा है, वो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स में। बेसिकली पोस्ट डिलीवरी में दिक्कत आ जाए उस वजह से होता है। अब होता क्या है, डिलीवरी के टाइम पे कुछ वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है ना, तो चाइल्ड बर्थ तो अब हो गया, उससे मदर के अंदर का ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, जिससे ब्लड अंदर का कम है तो पिट्यूटरी ग्लैंड तक भी ब्लड कम पहुंचेगा। और ब्लड कम पहुंच रहा है तो मतलब ये क्या है, इस्चेमिक कंडीशन है, वेसल रिड्यूस हो रही है, इस्चीमिया, जिससे कि लीडिंग टू नेक्रोसिस। इस्चेमिया लीड्स टू नेक्रोसिस, जैसे एंड देन जैसे आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीज में हो रहा था तो ये कम सप्लाई, तो फिर नेक्रोसिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं, या फिर ब्रेन तक कम पहुंचे तो कुछ टाइम तक ऐसा होता है, जैसे ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन तक रुक रही है ना तो उसके साइंस ऐसे होते हैं कि डिजीनेस हो रही है, ढंग से चक्कर आना, ढंग से ना दिखना, या फिर कुछ टाइम सब सुन हो जाना। अब ऐसा क्यों है, ब्रेन में तो इतने पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ही क्यों हो रहा है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ज्यादा वल्नरेबल होता है, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें इस्चीमिया होने के, क्योंकि इसमें पहले से ही थोड़ा ब्लड सप्लाई कम होता है, बट और आफ्टर द डिलीवरी, और ये सर्कुलेशन में कोलैप्स से हो रहा है, एंड इट इज टाइप ऑफ हेमरेज, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है और पहुंच नहीं पा रहा वो सही से वहां तक। और ये एक एग्जांपल है किसका, हाइपोवोलेमिक शॉक। सीवीएस में शॉक के टाइप्स वाला टॉपिक होता है ना, तो ये उसमें से हाइपोवोलेमिक शॉक है। जैसे जो पोस्टमार्टम हेमरेज हो रही थी ना डिलीवरी के बाद, ब्लीडिंग या उसके टाइम पे ब्लीडिंग, तो इससे क्या हो रहा है, बॉडी भी क्या करेगी उसको, एज अ रिजल्ट उसमें हाइपरप्लेजिया ऑफ पिट्यूटरी। मतलब प्रेगनेंसी में ना एक्चुअली होता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर के जो सेल्स थे ना उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, हाइपर मतलब ज्यादा होता है तो नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो प्रेगनेंसी में क्या हो रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे आ रहे थे, बॉडी पहले से ही प्रिपेयर करके रख रही थी कि उसका एनलार्जमेंट हो जाए एक तो, और ईस्ट्रोजन की वजह से ये सब क्यों हो रहा है, इसके सेल्स के नंबर में इंक्रीज, ये सब कौन करवा रहा है, एस्ट्रोजन करवा रहा है। ऑफ कौन से सेल्स, लैक्टोट्रॉफ सेल्स, ये लैक्टोट्रॉफ सेल्स का नंबर बढ़वा रहा है एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के टाइम पे, पर ब्लड सप्लाई अब कम हो गया तो फिर दिक्कत आ रही है इस वजह से। ऐसा नहीं है बॉडी पहले प्रिपेयर नहीं थी बट अनएक्सपेक्टेडली, तभी तो बोल रहे हैं कि बॉडी शॉक हुई है। ऐसे तुम शॉक हो गए थे नीट का पेपर देख के कि है हमने तो फिजिक्स की तैयारी करी थी बट ये क्या हो गया। वैसे आज नीट भी है बाय द वे, थर्ड में, मेरा नहीं, जूनियर बैच का, राइट। So this makes it highly susceptible to ischemia when systemic blood pressure falls. इससे वैसोस्पाज्म, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वेसल छोटी हो जाए ताकि सही से वो जल्दी पहुंच पाए, और परफ्यूजन मतलब टिश्यूज का ब्लड सप्लाई वो कम हो गया, और ये सब हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स में, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कुछ और ही चल रहा है।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो डायरेक्ट कैसा सप्लाई होता है, ये एनाटॉमी में भी इम्पोर्टेंट है। इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी ये कर रही है सप्लाई, तो पिट्यूटरी में एक्सटेंट ऑफ डैमेज कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि हार्मोन कितने डेफिशिएंट है उस बात पे, कितना सीवियर होगा ये वाला डिजीज। प्राइमरी तो ये था कॉज, बट हार्मोन की डेफिशिएंसी से कैसे हो सकता है ये बात करते हैं। बट बिफोर दैट, हाइपोवोलेमिक शॉक अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। हाइपो का मतलब हमें बताइए कम, वॉल्यूम कम हो जाए, ब्लड की वॉल्यूम कम रह जाए, तो ऐसा टाइप का शॉक। जैसे जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे या फिर जरूरत पड़े जब, है ना, हेमरेज हो रहे, जैसे इंजरी वगैरह या कोई सर्जरी में ब्लड लॉस हो जाए, या फिर जैसे ये केस हम देख ही रहे हैं, प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी हो रहा है। सो हार्मोन डेफिशिएंसी से एंटीरियर पिट्यूटरी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ मल्टीपल ट्रॉपिक हार्मोन्स। यहाँ दिक्कत आ रही है, तो जो हार्मोन सेक्रेट कर रहा था, जो ट्रॉफी ग्रोथ करवा रहे थे ना, तो उनमें अब दिक्कत आएगी, जिससे सेकेंडरी एंडोक्राइन फेलियर हो जाएगा। प्राइमरी ये कॉज था, अब सेकेंडरी चीज एक हो रही है कि एंडोक्राइन सिस्टम ही फेल कर जा रहा है। अब ड्यू टू दिस डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अब क्या हो रहा है, जो LH और FSH थे ना, गोनाडोट्रोफिन्स और प्रोलैक्टिन, इनका भी सिक्रीशन कम हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं से तो फर्दर सिग्नल निकलता है और ये निकलते हैं हार्मोन्स। अब उसमें दिक्कत है, मेन बॉस में दिक्कत आ रही है, तो जूनियर्स इनके ये काम नहीं कर पा रहे। और कौन से हार्मोन्स थे, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सब में दिक्कत आ रही है। अब कितनी खराब होगी ये कंडीशन, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना कम है। ऐसा तो है कि थोड़ा बहुत कम है तो चल जाएगा, ट्रीट तो करेंगे ही, बट अगर ज्यादा कम हो जाए तो और दिक्कत आती है, तो ग्रेजुअली मंथ्स टू वीक्स आफ्टर डिलीवरी दिक्कत बढ़ती रहती है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा इसमें, कि सबसे पहले तो वो मदर जो है ना, वो लैक्टेट ही नहीं कर पाएगी, लैक्टेशन की एबिलिटी ही, ए मींस एब्सेंस ऑफ लैक्टेशन, गैलेक्टिया, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन की भी डेफिशिएंसी, वो वही सिक्रीट हो रहा था ना, तो वो उसका सिक्रीशन कम हुआ तो डेफिशिएंसी होगी, तो अब लैक्टेशन वाला पूरा प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, तो मदर इज अनेबल टू ब्रेस्ट फीड। तो ब्रेस्ट अब सॉफ्ट और एट्रोफिक हो जाएंगी, और मे बी फेलियर ऑफ एनलार्जमेंट और साइज कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक तो एट्रोफिया, ट्रॉफी मींस ग्रोथ, बड़ा था साइज ताकि ब्रेस्ट फीड करवा पाए, बट अब ये नहीं हो रहा। गोनाडोट्रोफिन की डिसफंक्शन, मतलब फंक्शन जो था वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी चले जाते हैं, और फर्दर वो इनफर्टाइल भी बन जाती है मदर। तो जस्ट फॉर द डिलीवरी मदर ने उसमें कितना स्ट्रगल किया, दिस इज समथिंग टू अप्रिशिएट, जिसमें इतना ये स्ट्रगल फेस कर रही है मदर जस्ट फॉर द चाइल्ड, जिससे कुछ नहीं हो रहा, सारा इसी पे बात आ रही है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रही है ना, जिसकी वजह से वजाइना ड्राई हो जाएगा और डिक्रीज्ड लिबिडो। हाइपोथायराइडिज्म, जो TSH की डेफिशिएंसी थी, लीडिंग टू दैट वाज लीडिंग टू सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, थकान रहना, फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएंगे, वो जो रिफ्लेक्स होता है ना कि बॉडी शिवर करती है, फिर टेम्परेचर रेगुलेट करती है, होम्योस्टेसिस सही से नहीं हो पाएगा, वेट बढ़ जाएगा, स्किन ड्राई रहेगी, मेंटल स्लगिनेश, और ब्रैडीकार्डिया होगा। ब्रैडीकार्डिया CVS में हमने पढ़ा है ना।
कि हार्ट रेट में ये एबनॉर्मेलिटी होती है ना, स्लो हो जाती है, स्लो हो जाता है हार्ट, जिससे डिजीनेस फटीग वगैरह हो जाता है। एड्रीनल इनसफिशिएंसी, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, विच जिसकी वजह से वीकनेस, हाइपोटेंशन, ये हार्ट भी धीरे धीरे बीट कर रहा है और क्योंकि बीपी लो है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो रहा है, शुगर लेवल चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, पुअर स्ट्रेस रिस्पॉन्स। पर इसमें ACTH के लेवल्स लो है ना, इसलिए स्किन हाइपर पिगमेंटेड नहीं होगी, ड्राई जरूर होगी बट ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं आएगी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से वैसे फटीग होगा, मसल मास कम हो जाएगा, जो इसके रूल्स थे कि मसल में ये इंक्रीज करवाता है और लाइपोलाइसिस को डिक्रीज करवाता है, तो फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा, अब नहीं है तो, है ना, कम है तो। ऑल्दो एडल्ट्स में इट इज लेस ड्रामेटिक। कुछ सीवियर और क्रॉनिक केसेस में क्या होता है कि खतरनाक कंडीशंस जैसे प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, ये तो खत्म ही हो गए अब, और उनकी स्ट्रेस जो हमारी लाइफ में आजकल बहुत हो रहा है, उससे डील ही नहीं कर पाएंगे। तुम कहोगे हम भी नहीं कर पा रहे, क्या डिफरेंस है इनको? और क्या हो रहा है? एस्थीनिया, मार्क्ड एस्थीनिया विद which is the feature of panhypopituitarism। अब ये एस्थीनिया क्या होता है? ये इसी को इंडिकेट कर रहा है, वीकनेस, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम रहेगी, सही से लेवल्स मेंटेन नहीं हो पाएंगे, फटीग हो जाएगा। ये क्यों होता है? एनीमिया से हो जाता है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, या फिर सही डेफिनेशन क्या है कि हीमोग्लोबिन एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंचा पा रहा। और ऐसी कंडीशन है, ये खतरनाक है, हो अगर किसी को तो वो जल्दी नोटिस ना करें, अननोटिस रह सकती है कुछ महीने या सालों तक। आफ्टर दिस ऑब्स्टेट्रिक इवेंट, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी जैसे जो है ना, तो मदर ऐसा हो सकता है नोटिस ना करे कि अच्छा मेरे को तो कुछ है नहीं, बट सालों बाद सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं ये सब। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द मदर टू विजिट द क्लिनिक आफ्टर। तो वो सोचेंगे कि पोस्ट लैक्टेशनल सिम्टम्स है कुछ, अच्छा मेरे को वीकनेस आ रही है, बट दिखाना चाहिए कि हो सकता है कि ये वाली कंडीशन ना हो। सो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री कि सीवियर है या कैसे हुआ था, कि आपको क्या लैक्टेशन, सपोज यू आर डॉक्टर्स तो आप पूछोगे कि आप का लैक्टेशन सही से हो पा रही थी कि नहीं। सो जब डिक्रीज पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल्स होते हैं ना, तो MRI जो है पिट्यूटरी की, तो उसमें सेला टर्सिका बोनी कैविटी है ना, ये तो हमें बताइए सेला टर्सिका एनाटॉमिकली क्या है। उसमें MRI जो होती है ना, इनकी करवा के देखोगे तब, तो MRI करवा के देखोगे तो अगर सेला टर्सिका खाली आता है या पार्शियल आता है, तो पता लग सकता है कि ऐसा कुछ हुआ था पहले या नहीं। जो पोस्ट पार्टम हाइपोपिट्यूटरिज्म हो रहा था, शीहान सिंड्रोम, सिंड्रोम इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ये सब जो आ रहे थे, रिजल्टिंग फ्रॉम इस्चेमिक नेक्रोसिस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सीवियर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। इससे मल्टीपल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो रही थी, है ना। तो प्रोग्नोसिस यहाँ का मतलब डायरेक्टली डायग्नोसिस के बाद तुमने प्रोग्रेस चेक किया, दैट इज प्रोग्नोसिस की, ये कैसे हुआ होगा, धीरे धीरे किस स्टेज तक प्रोग्रेस किया हुआ होगा, फिर क्या ऐसा हो सकता है, फिर MRI तुमने करवा के देखा कि डिजीज प्रोग्रेशन पता लग गया। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।